हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल शिफ्रोनॉमिक्स। स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा मुझे ये रिक्वेस्ट दिया गया है कि मैम UPHESC 2022 एग्जाम्स का इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताएं और इसकी तैयारी कैसी करनी है, हाउ टू क्रैक असिस्टेंट प्रोफेसर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है और बहुत ही सिंपल सिलेबस है, जिसको मेरे द्वारा मेरे ऐप शिफ्रोनॉमिक्स पर भी अपलोड किया गया है और इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं। First, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra Srivastav. This is my mobile number 8439066995. आपके ढेरों मैसेज मुझे इस पर प्राप्त होते हैं और मेरे ऐप का नाम है शिप्रानॉमिक्स ऐप। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, इस पर जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उसमें UPHESC की लाइव क्लासेस भी चल रही हैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट। इसमें दो पेपर हैं, एक तो GS का पेपर आपको देना है और एक अपना पेपर है जो ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो एक रिटन एग्जाम की तैयारी आप करते हो और एक इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती स्टूडेंट। इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो अगर आप मेरे ऐप पर आते हो स्टूडेंट, तो मैं रिटन के साथ आपको इंटरव्यू के भी कुछ टिप्स जरूर दूंगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं रिटन के पोर्शन पर। रिटन के पोर्शन में आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन जो होते हैं अपने पेपर से होते हैं, है ना। तो अपने पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको माइक्रो का पूरा अच्छा सिलेबस आपको दिया गया है। माइक्रो में इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो है फर्म का प्रबंधकीय सिद्धांत, बॉमोल, मॉरिस और विलियमसन। बाकी सारा सिलेबस जो है वो आपका जो पहले से आप पढ़ते आए हो, बहुत ही इजी सिलेबस है। मांग विश्लेषण करना है, उत्पादन और लागत वक्र का सिद्धांत है, फिर मार्केट करना है, सामान्य संतुलन और कल्याण अर्थशास्त्र। लेकिन इसमें जो एक एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है फर्म का प्रबंधकीय सिद्धांत, जिसमें हमें 3 थियरीज पढ़नी है, बॉमोल की, मॉरिस की और विलियमसन की। फिर सेकंड पे हम आ जाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि की ओर बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप व्यष्टि की तैयारी कर रहे हो तो नोट्स बनाने आपने शुरू कर दिए होंगे। आपके अपने नोट्स बनेंगे, ग्राफ का नोट्स अलग से होगा, उसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इज फुल ऑफ ग्राफ। ग्राफ पर जितना कमांड रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स उतने अच्छे से बन पाएगी। दूसरा है समष्टि आर्थिक विश्लेषण या मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो को करने के लिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो लालन लाल की बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण में आपको कीन्जियन, पोस्ट कीन्जियन थ्योरीज पढ़नी है, फिलिप वक्र विश्लेषण पढ़ना है, व्यापार चक्र का मॉडल है और राजकोषीय और मौद्रिक नीति एंड ISLM। ISLM किस में आ जाता है, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन का जो मॉडर्न थ्योरी है। ठीक है, तो इसमें आपको मॉनेटरी और माइक्रो मिला करके आपका सिलेबस है, लेकिन सिलेबस आपका बहुत बढ़िया है और इसमें ज्यादा परेशानी वाला सिलेबस ये नहीं है। जैसे मैं अन्य लाइव क्लासेस जो करा रही हूँ स्टूडेंट, बहुत ही बड़े बड़े सिलेबस पब्लिश किए जाते हैं। आप लोगों का सिलेबस फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल सिलेबस मैं इसको कहूंगी। तो व्यष्टि के लिए अगर आप तैयारी करते हो, देखो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है कि पहले मैंने माइक्रो कर लिया तब मैं मैक्रो करूंगा। माइक्रो और मैक्रो को साथ में भी आप तैयार कर सकते हो, या माइक्रो और डेवलपमेंट के साथ तैयारी लेकर कर चलो। कोई भी 2 टॉपिक जो है उसको साथ साथ सुबह और शाम के स्लॉट में उसकी तैयारी करते चलिए। और स्टूडेंट, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाहूंगी कि अपने हैंड रिटन नोट्स रखिए, क्योंकि क्या होता है जब एग्जाम का प्रेशर हम पे आता है तो हम पैनिक करने लगते हैं और हम रेडीमेड मटेरियल पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें गलती होती है। माइक्रो का आपका अपना नोट्स होना चाहिए। माइक्रो में आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, PDF आपको मिलते हैं, तो मैं अपनी क्लासेस में यही बोलती हूँ कि जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी मैंने लिखवाया, अब उसको एक बार आप अपने हैंड राइटिंग में लिखिए, अपने अकॉर्डिंग जो उसमें मेन पॉइंट्स हैं उनको आपको हाईलाइट करना है, ताकि एग्जाम के टाइम में केवल वही मेन पॉइंट आप देख पाओ। विकास और योजना, विकास और योजना में देखो आपको विकास का मापन पढ़ना है और बहुत ही कम मॉडल्स पढ़ने हैं, ज्यादा मॉडल्स नहीं है। इसमें गरीबी का दुष्चक्र का मॉडल पढ़ना है, मिडल का मॉडल पढ़ना है, बैलेंस, अनबैलेंस और गंभीर न्यूनतम प्रयास, बिग पुश थ्योरी, लुइस की जो श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत है, ये आगे पीछे दिया हुआ है। पहले हम लोग एडम स्मिथ पढ़ते हैं, देन रिकार्डो पढ़ते हैं, देन लुइस पढ़ते हैं, फिर फायरनिस पढ़ते हैं।
उसके बाद हम लोग अन्य मॉडल को देखते हैं। तो ये आगे पीछे सिलेबस दिया हुआ है, मैं इसको बिल्कुल सीरियल वाइज कराती हूँ। स्टूडेंट डेवलपमेंट की जो थ्योरी है एक स्टोरी की तरह चलनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से इसकी तैयारी कर रहे हो तो आहूजा की बुक इसके लिए काफी है। अकेले ये बुक जो है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी है। हिंदी मीडियम से अगर आप कर रहे हो तो 2 बुक्स का ऑप्शन आपके पास होता है। मैं जिसको प्रेफर करती हूँ स्टूडेंट, मिश्रा एवं पुरी की भी बुक है विकास और योजना पर, और दूसरी लाल एवं लाल की बुक है। लाल एवं लाल की बुक आप लोगों की यूनिवर्सिटी में भी चलती है और अच्छी बुक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बुक है, ठीक है। और इसके जो विकास कार्यशास्त्र का जो नोट्स है बिल्कुल एक फ्लो पर बनना चाहिए। आपके जो सिलेबस है उसमें आगे पीछे दिया है, ठीक है। पहले गंभीर न्यूनतम प्रयास दिया है, तब बड़ा धक्का, तब लुइस का, तो ऐसा नहीं है। पहले लुइस को पढ़िए, लुइस के बाद एक सीरियल वाइज हम चलते हैं। लुइस कहते हैं कि श्रम की असीमित पूर्ति, है ना। उसके बाद फिर इनिस वहां से उठाते हैं कि श्रम की असीमित पूर्ति को अगर हम इंडस्ट्री में भेज देंगे तो कैसे इंडस्ट्री का कल्याण होगा, कैसे एग्रीकल्चर का कल्याण होगा। तो हर एक मॉडल पीछे से कनेक्टिंग होता है। इसके अलावा आपको नीति आयोग योजना की विकास तकनीक पढ़नी है। फिर आ जाओ वृद्धि अर्थशास्त्र पर, तो वृद्धि का मॉडल अलग से दिया है, हैरट डॉमर मॉडल और सोलो मॉडल। सोलो मॉडल काफी टेक्निकल मॉडल है, इसका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है आपसे पूछा जाता है। मुद्रा एवं बैंकिंग में मनी सप्लाई, मनी डिमांड के जितने इक्वेशंस हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। और इसमें देखो मनी एंड बैंकिंग के लिए मैं बात बोलूं तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो एमएल सेठ की बुक आती है जो कि बहुत अच्छी बुक है इसके लिए, मनी डिमांड के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। और उस बुक में बहुत ही सीरियल वाइज इसको लेकर के चले हैं एमएल सेठ। इसके बाद आ जाए पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में आर एल लेखी की बुक आती है स्टूडेंट। लेखी की बुक बहुत ही अच्छे से इस सिद्धांत पब्लिक फाइनेंस को डील करती है। पब्लिक फाइनेंस में का सिलेबस आपका काफी डिटेल में है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, राजस्व आय, राजस्व व्यय, ठीक है, और सार्वजनिक वित्त और संघीय संघवाद। तो ये चारों चीजें देखो, सार्वजनिक राजस्व के बाद सार्वजनिक व्यय, संघीय संघवाद, ये सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें लेखी की बुक काफी अच्छे से है। और पब्लिक फाइनेंस में बेसिकली जो फिस्कल पॉलिसी है उस पर ध्यान दीजिएगा। और फिस्कल पॉलिसी के अलावा डेफिसिट बहुत पूछा जाता है। बजट का जो चैप्टर होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट में कितने प्रकार का घाटा देखा जाता है, किस घाटे का फॉर्मूला क्या है, इसको बड़े ही डिटेल में और अपने नोट्स इसमें बना लीजिए। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो मिलान करने वाले आते हैं, कौन सी थियरी किसकी है। तो आपका जो नोट्स है उसका जो पहला 2 पेज है वो इसी को डेडिकेटेड होना चाहिए कि कौन सी थियरी है और उसके राइटर कौन है। जैसे नवशास्त्रीय हैबर्लर का सिद्धांत किसका है, हेक्सरॉलिन का कौन सा सिद्धांत है, ठीक है। ये सारे सिद्धांत को एक अलग से पेज में आप लिख करके रखेंगे। देन भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन में स्टूडेंट बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से एंट्री को आप कौन से खाते में डालोगे, राइट। तो इसके लिए मैं जो बुक प्रेफर करती हूँ एच.जी. मन्नूर की बुक है। एच.जी. मन्नूर की बुक इसमें काफी अच्छे से इनके बारे में दिया हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कोई भी 10+2 लेवल की भी बुक अगर आप उठा लो तो उसमें भी भुगतान संतुलन को काफी अच्छे से डील करके बताया गया होता है। और नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और भुगतान संतुलन 10+2 की बुक में काफी बढ़िया से इसका डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आर्थिक विकास में WTO, IMF इनकी भूमिका है। और ब्रेटन वुड्स सिस्टम, फॉल ऑफ ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स सिस्टम का फॉल कैसे हुआ, ये एक अलग सा चैप्टर इसमें डाला हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टूडेंट सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अपडेट आंकड़ों के साथ पढ़िए। मैंने एक कोर्स डाला हुआ है करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी जिसमें आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि उसमें मैं न्यूज़पेपर से एनालाइज कर करके करंट फैक्ट एंड फिगर्स डालती हूँ, ठीक है। अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो इकोनॉमिक सर्वे को हमेशा साथ में रखिए। जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कृषि पढ़ रहे हो, चाहे आप उद्योग पढ़ रहे हो, है ना, आप इकोनॉमिक सर्वे से अपडेटेड आंकड़ों को साथ में डालते हुए अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपका एक फ्लो चार्ट बनना चाहिए कि कृषि में जो कृषि का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, और इसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, एक फ्लो चार्ट की तरह आपका बन जाना चाहिए।
जनसंख्या वृद्धि, जनगणना के जो आंकड़े हैं, इसके अलावा विदेशी व्यापार, गरीबी और बेरोजगारी। सांख्यिकी के स्टूडेंट, सांख्यिकी की तैयारी अगर आपको करनी है तो सांख्यिकी में एक तो राणा एवं वर्मा की बुक भी आती है और एक नागर की बुक आती है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलती है। तो ये दोनों बुक्स काफी अच्छी हैं, बहुत डिटेल में है। और सांख्यिकी में आपको क्या करना है, सांख्यिकी में केवल और केवल फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, एक दो मैथ बना लीजिए, काफी है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैथ मत बनाते रहिएगा। एग्जाम में क्या आता है, या तो फॉर्मूला पहचानने को आता है या फॉर्मूला बेस्ड छोटे छोटे मैथ आते हैं, है ना। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं मीन मीडियन मोड से। ठीक है, देखो आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले तो मैं हमेशा बताती हूँ कि जब हम आंकड़ों को प्लॉट करते हैं तो आंकड़ों का बिखराव होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन या आंकड़ों का बिखराव। तो इसमें हम मापने के लिए मीन मीडियन मोड निकालते हैं। तो आपको केंद्रीय प्रवृत्ति है ना, आंकड़ों को आप जानना चाहोगे ना कि भाई इसकी सेंट्रल टेंडेंसी किस तरफ है, तो यहीं से शुरू होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का फैलाव। और इसके साथ आपको आगे दे दिया है विषमता और कुर्तोसिस, है ना। तो ये बहुत आगे देना चाहिए था, लेकिन यहीं पर इसको डाल दिया है। आपके जो आप लोगों का सिलेबस है, इसमें मीन मीडियन मोड के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन नहीं दिया है। लेकिन आप अगर विषमता और कुर्तोसिस भी पढ़ोगे तो उसमें भी मीन मीडियन जो है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। छोड़ के नहीं पढ़ना, सिलेबस में रहे या ना रहे उसको पढ़ लेना है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन किससे निकलता है, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो केवल और केवल मीन से निकलता है। तो मीन की जो प्रॉपर्टी है उसमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आप बताओगे, तो मेरा कहना है कि छोड़ करके कुछ भी नहीं पढ़ना। मीन मीडियन मोड के साथ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों चीजें पढ़ लेंगे। सहसंबंध, कोरिलेशन हम पढ़ते हैं कि आंकड़े साथ जा रहे हैं, अलग जा रहे हैं, है ना। प्रतीप गमन विश्लेषण, रिग्रेशन की आंकड़ों में हम ये देखते हैं कि कौन सा आंकड़ा किस पर निर्भर है ना। एक स्वतंत्र चर होता है और एक निर्भर चर होता है। तो सरल सहसंबंध और प्रतीप गमन विश्लेषण भी आपको पढ़ना है। उसके बाद ये इकोनोमेट्रिक्स का थोड़ा सा सिलेबस डाला है ना। दिस इज नॉट स्टैट, ये हम इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ते हैं। टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट। ज्यादा टेस्टिंग आपको नहीं पढ़नी है, 3 टेस्ट पढ़ने हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स के सिलेबस से केवल 3 सिलेबस दिया हुआ है। और इसके लिए मैं कोई अलग से इकोनोमेट्रिक्स की बुक आपको नहीं बोलूंगी। मेरा जो ऐप है शिप्रानॉमिक्स, उस पर मैंने इकोनोमेट्रिक्स के लिए अलग से एक कोर्स डाला है, आप उसको भी देख सकते हो। इंडेक्स नंबर, जनगणना के तरीके, समय श्रृंखला, ठीक है। तो ये जो आपका सांख्यिकी का सिलेबस है, इसमें 80% स्टैट है और 20% इकोनोमेट्रिक्स है। तो इसको करने का, और इसमें क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, तो इसमें केवल फॉर्मूला को याद कीजिए, फॉर्मूला पर 2-3 मैथ बना करके रखिए। और फॉर्मूला का जो ये है कि उसमें एक्स पर अगर बार है तो वो क्या है ना, मीन कहते हैं, मोड कहते हैं, ये आपको पहचान बस होनी चाहिए। और स्मॉल जो भी छोटे छोटे मैथ्स हैं वो आप बनाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। एंड ये जो कोर्स है, आप लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि मैम अपने ऐप पर इस कोर्स को लाइए, तो इस कोर्स को मैंने पब्लिश कर दिया है और इसकी लाइव क्लासेस चल रही है स्टूडेंट। तो लाइव क्लासेस आप अभी अगर ज्वाइन करते हो तो लाइव क्लासेस भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।